नमस्कार साथियों। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो भारत के भौतिक प्रदेश हैं। हम भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में यहाँ गहनता से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले भौतिक प्रदेश का मतलब ये है कि एक जैसा स्थान, चाहे वह मैदान हो या फिर पर्वत हो या फिर पठार हो, यानी ऐसा लगभग विशेषता रखने वाला जो प्रदेश होगा वो एक भौतिक प्रदेश के अंदर शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से भौतिक प्रदेश है भारत के अंदर, हम उनको पहले इस भारत के मैप में ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। फिर इस मैप से हम एक एक करके निकालेंगे और उसको हम एक एक करके ही पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, जो भारत के भौतिक प्रदेश हैं उनकी यदि हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले यहाँ उत्तर में एक विशाल पर्वतमाला है और उसे बोलते हैं हिमालय पर्वतमाला। उसे बोलते हैं हिमालय पर्वतमाला। तो ये जो हिमालय पर्वतमाला है ये भारत के उत्तर में स्थित है, भारत के उत्तर में स्थित है और इस तरह से ये फैली हुई है और इसे बोलते हैं हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला। तो हमारा एक जो भौतिक प्रदेश है वो है हिमालय पर्वतमाला, जो यहाँ जम्मू कश्मीर लद्दाख से लगाकर यहाँ से शुरू होता है और फिर नीचे अराकान योमा के रूप में, चापाकार रूप में इस तरह से भारत और म्यांमार की सीमा बनाता है। जब हम इसे स्पेशल अकेले हिमालय पर्वत को पढ़ेंगे तब हम इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो एक है हिमालय पर्वतमाला और इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल हिमालय पर्वतमाला का। तो पहला जो हमारा भौतिक प्रदेश है वो है हिमालय पर्वतमाला। एक भौतिक प्रदेश देखिए यहाँ पर है, यहाँ ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और विंध्याचल पर्वत श्रेणी ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट, ये लगभग क्षेत्र है, ये पठारी प्रदेश है। और आपको बताया था कि ये जो क्षेत्र है दक्षिणी भारत वाला, इसे बोलते हैं प्रायद्वीप, क्योंकि ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है और वह स्थल क्षेत्र जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ हो उसे कहते हैं हम प्रायद्वीप। तो ये पठारी भाग है, इसलिए ये है प्रायद्वीपीय पठारी भाग। प्रायद्वीपीय पठारी भाग, पठारी प्रदेश बोल सकते हैं इसको। तो दूसरा जो हमारा भौतिक प्रदेश है वो है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश और इसका क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो दूसरा हमारा भौतिक प्रदेश है प्रायद्वीपीय पठारी भाग, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर अरावली को भी शामिल करते हैं। ये विंध्याचल पर्वत से दक्षिण में पूरा पठारी भाग है और इधर मेघालय के अंदर यहाँ पर मेघालय का जो पठार है उसको भी हम प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में ही शामिल करते हैं। क्यों करते हैं, जब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे पास कुल 2 भौतिक प्रदेश, हिमालय पर्वतमाला, दूसरा है प्रायद्वीपीय पठारी भाग। एक क्षेत्र ये आता है, ये जो मैदानी क्षेत्र है पूरा का पूरा इधर यहाँ पंजाब हरियाणा से शुरू होता है और असम तक जाता है और इधर ये पश्चिमी मरुस्थल भी इसी का ही शामिल है। कुछ जगह है मरुस्थल को अलग भौतिक प्रदेश माना है, जबकि उसको इसी आधार पे अलग माना है क्योंकि वहां पर बरसात बहुत कम होती है। तो तीसरा हमारा जो भौतिक प्रदेश है वो ये है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। तो तीसरा हमारा भौतिक प्रदेश है उत्तर का विशाल मैदान। ये तीसरा भौतिक प्रदेश है। ये इधर वाला जो उत्तर का विशाल मैदान है वो 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है, जबकि ये मरुस्थलीय क्षेत्र है वो 3.58। तो लगभग ये दोनों को मिला दिया जाए तो ये लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ठीक है।
तो तीसरा हो गया हमारा भौतिक प्रदेश उत्तर का विशाल मैदान। चौथा हमारा जो भौतिक प्रदेश है वो ये है जो तटीय हिस्सा है और ये एक मैदान के रूप में है, तो एक हमारा है तटीय प्रदेश। चौथा जो फिजिकल डिवीजन है भौतिक प्रदेश है वो है तटीय मैदान, तटीय मैदान। तो चौथा हमारा ये है। और लास्ट जो भौतिक प्रदेश है वो इधर, जैसे ये लक्षद्वीप है, इधर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इनको मिलाकर जो पांचवा हमारा भौतिक प्रदेश है वो है द्वीप समूह है। बाकी का क्षेत्रफल इन दोनों का बच गया। तो हमारे पास कुल 5 भौतिक प्रदेश आ गए। एक हिमालय पर्वतमाला, एक उत्तर का विशाल मैदान, एक प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश और एक तटीय मैदान द्वीप समूह है। हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया होगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। तो हमारे पास कुल भौतिक प्रदेश कितने आ गए? 5 भौतिक प्रदेश हमारे पास आ गए हैं। हम एक एक करके पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम उच्चावच के बारे में समझते हैं। देखिए इधर हमारे पास टोटल कितने भौतिक प्रदेश? एक हमने पढ़ा हिमालय पर्वतमाला। कौन सा? हिमालय पर्वतमाला। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 5 लाख वर्ग किलोमीटर। ये क्यों लिख रहा हूं मैं? यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है और हम चर्चा करेंगे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था। दूसरा हमने उसके जस्ट नीचे पढ़ा, ये है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। और इसमें हम थार के मरुस्थल को भी शामिल करते हैं, तो इसका क्षेत्रफल लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर है, 11 लाख वर्ग किलोमीटर है। तीसरा जो भौतिक प्रदेश इसके नीचे है वो है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। और इसका क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। और चौथा है ये है तटीय मैदान या तटीय प्रदेश, तटीय मैदान या तटीय प्रदेश। और लास्ट है द्वीप समूह है। सबसे छोटा यही है क्षेत्रफल की दृष्टि से, द्वीप समूह है। बाकी 1 लाख लगभग जो बचता है वो इन दोनों का है, उनमें ज्यादा तटीय मैदान का है, द्वीप समूह का कम है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि इन 5 प्रदेशों में, इन 5 भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है या सर्वाधिक विस्तार किसका है। तो देखिए यहां साफ साफ दिख रहा है इस भौतिक प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो वो 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला या सर्वाधिक जो विस्तारित जो पर्वतीय प्रदेश है वो हमारा, जो भौतिक प्रदेश है वो हमारा कौन सा है, तो वो हमारा है प्रायद्वीपीय पठारी भाग। ये 1 नंबर पे आता है क्षेत्रफल में। तो 2 नंबर पे साफ साफ दिख रहा है उत्तर का विशाल मैदान है, ये 2 नंबर पे आता है। 3 नंबर पे ये हमारा हिमालय पर्वतमाला आता है। 4 नंबर पे तटीय मैदान और 5 नंबर पे द्वीप समूह है। ये इनका क्रम है। कई बार अवरोही क्रम पूछ लेते हैं, मतलब क्वेश्चन स्टार्टिंग का ही है लेकिन हम गलत कर बैठते हैं इसको। तो इनका जो क्रम रहेगा वो आप समझ गए होंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक जो प्रदेश है वो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, जबकि 2 नंबर पे उत्तर का विशाल मैदान है, 3 नंबर पे हिमालय पर्वतमाला है, 4 नंबर पे तटीय मैदान और 5 नंबर पे द्वीप समूह है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी शायद। अब देखिए ये जो भौतिक प्रदेश हैं ये किस दृष्टि से बांटे गए हैं, तो उनकी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि किस हिसाब से इनको अलग अलग डिवाइड किया गया है। देखिए कोई भी जो स्थान है, स्थल क्षेत्र का कोई भी स्थान है, उसका लेवल, उसकी जो ऊंचाई हम लेते हैं वो हमेशा हम समुद्र के तल से लेते हैं, सी लेवल से लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ये जो समुद्र लेवल है, समुद्र का जो तल है ये सी लेवल है, ये समुद्र का तल है,
ये हमेशा इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है उसका तल, उसका लेवल हमेशा एक जैसा होता है। इसलिए हम स्थल भाग के कहीं की भी ऊंचाई लेते हैं वो समुद्र तल से लेते हैं। तो देखिए समुद्र तल से यहाँ 4 प्रकार के द्वितीय श्रेणी के जो उच्चावच बनते हैं भारत के अंदर, जो उच्चावच बनते हैं वो कौन कौन से हैं? एक है मैदान, उसके बाद एक मैदान है, फिर एक पठार है, उसके बाद पर्वत है और फिर पहाड़ियां हैं। देखिए इधर फर्क क्या है इनके अंदर। एक हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक यहाँ हमने लिया है सबसे पहले मैदान। क्या लिया है? मैदान। उसके बाद एक हमने यहाँ पे लिया है पर्वत। क्या लिया है? पर्वत। एक हमने यहाँ ली है पहाड़ी या पहाड़ियां, और लास्ट में एक हमने यहाँ लिया है पर्वत। क्या लिया है? पर्वत। ये 4 प्रकार के उच्चावच है, ठीक है। और ये उच्चावच है, ये किस प्रकार निर्धारित किए गए, कहां से निर्धारित किए गए, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि इन उच्चावचों का निर्धारण समुद्र तल से किया जाता है। तो देखिए मैदान, मैदान किसे कहेंगे? हमें मैदान उसे कहेंगे जो 500 मीटर से नीचा हो, यानी इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी हो? 500 मीटर, यानी इसकी ऊंचाई 500 मीटर से अधिक ना हो, वह क्या कहलाएगा? मैदान कहलाएगा। चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 500 मीटर से ज्यादा नहीं हो, वह मैदान कहलाता है। पर्वत किसे कहेंगे? पर्वत कहेंगे जो 500 पठार, पर्वत तो उधर कर लिया, पठार। पठार किसे कहेंगे? जो 500 मीटर से तो ऊंचा हो, 500 मीटर से तो ऊंचा हो, लेकिन ऊपर से क्या हो? समतल हो। ऊपर से क्या हो? समतल हो, उसे हम पठार कहेंगे। यानी 500 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं हो, वह क्षेत्र मैदान कहलाता है। जबकि 500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र हो लेकिन वह समतल है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम पठार कहेंगे। फिर देखिए पहाड़ी किसे कहेंगे? पहाड़ी कहेंगे यानी 500 मीटर से अधिक तो क्या हो? ऊंचा हो। 500 मीटर से अधिक ऊंचा हो लेकिन क्रमबद्ध नहीं हो, क्रमबद्ध नहीं हो, क्रमबद्ध नहीं हो, तो वह पहाड़ी कहलाती है। पर्वत किसे कहते हैं? यानी 500 मीटर से अधिक ऊंचाई हो लेकिन यहाँ क्रमबद्ध निर्धारण होगा, क्रमबद्ध निर्धारण होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? पर्वत कहेंगे। ठीक है, यानी वापिस मैं बात कर रहा हूं कि हम ऊंचाई स्थल भाग की कहां से लेते हैं? समुद्र तल से लेते हैं। मैदान किसे कहते हैं? यानी 500 मीटर से अधिक ऊंचाई नहीं हो तो उसे हम मैदान कहेंगे। जबकि 500 मीटर से अधिक ऊंचा लेकिन समतल हो, उसे हम पठार कहेंगे। 500 मीटर से अधिक ऊंचा लेकिन क्रमबद्ध नहीं हो, सिंगल पहाड़ी के रूप में हो, उसे पहाड़ी कहते हैं हम। 500 मीटर से अधिक ऊंचा लेकिन क्रमबद्ध रूप से पहाड़ियां हो, उन्हें संपूर्ण रूप से हम पर्वत कहेंगे। तो ये मैदान, पठार, पहाड़ी, पर्वत, ये 4 प्रकार के उच्चावच भारत के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और देखिए यदि हम मैदान की बात करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। मिटा दे। समझ में आ गए होंगे चारों प्रकार के उच्चावच। देखिए आगे हमने उच्चावच कितने देखे? हमने उच्चावच देखे टोटल 4। कौन कौन से? एक हमने देखा सबसे पहले मैदान, मैदान, फिर देखा हमने पठार। क्या देखा? पठार। फिर हमने क्या देखा? एक देखा पर्वत, और एक देखा हमने पहाड़ी या पहाड़ियां। ठीक है, ये 4 प्रकार के उच्चावच, चारों के बारे में समझ में आ गया होगा। तो मैदान है, ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है? अकेले मैदान की बात करें तो ये है 43%, 43%। पठार की यदि हम बात करें तो पठार है, ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 18% हिस्सा रखते हैं। पर्वत की यदि बात करें
तो ये केवल और केवल 11% हिस्सा रखते हैं कुल क्षेत्रफल का। पहाड़ी की यदि बात करें तो ये लगभग 18% रखते हैं कुल क्षेत्रफल का। बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए सर्वाधिक विस्तार किसका है चारों ऊंचा में, तो मैदान का। अब कंफ्यूज क्या करने वाला है, कंफ्यूज ये करने वाला है, अब देखिए मैदान है, जैसे हमने यहां पढ़ा नीचे कि ये पूरा का पूरा क्या है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है। तो ये पूरा का पूरा पठारी प्रदेश इसलिए लिया हमने कि ये लगभग पठारी एरिया है, इसलिए हमने इसको एक साथ इस तरह से बांटा तो ये पठार हो गया। लेकिन बीच में यहां नदियों ने मैदान भी बना रखे हैं, तो यदि ऊंचाऊंचों की बात करें तब तो इसको हम किस में शामिल करेंगे। यहां जैसे मान लीजिए महानदी का मैदान है, तो महानदी का मैदान है, ऊंचाऊंचों में तो किस में शामिल करेंगे, हम मैदान के अंदर शामिल करेंगे। लेकिन हम भौतिक प्रदेशों में इसको किस में शामिल करेंगे, भौतिक प्रदेश में हम शामिल करेंगे दक्षिण के प्रायद्वीप पठार में। ठीक है, इसलिए यदि ये पूछ लिया जाए सर्वाधिक विस्तारित उच्चावच किसका है, तो वो मैदान का है 43%। कंफ्यूज यही होंगे क्योंकि हम सिर्फ मैदान पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन जब आता है एग्जाम में कि सर्वाधिक क्षेत्रफल या सर्वाधिक विस्तार कौन से भौतिक प्रदेश का है, तो हम उत्तर के विशाल के मैदान को टिक कर बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी भौतिक प्रदेश में देखो मैं यहां लिख रहा हूं, दोनों प्रकार के क्वेश्चन है। यदि ये पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक विस्तार वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, सर्वाधिक विस्तार वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, क्वेश्चन ये आ जाए तो आपका जवाब उत्तर का विशाल मैदान नहीं होगा। आप इसको देख के टिक नहीं करेंगे, आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। बात समझ में आ गई, क्योंकि हमने देखा था 16 लाख लगभग 50% पे फैला हुआ है ये प्रायद्वीपीय। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन कि सर्वाधिक विस्तार वाला उच्चावच कौन सा है, तब आपका आंसर क्या होगा, मैदान। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये दो क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। तो मेरा समझाने का मकसद यही था यहाँ पर, क्योंकि लगभग इस क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। ठीक है, उत्तर के विशाल मैदान को कर बैठते हैं, सिर्फ मैदान पढ़ते हैं हम किताब के अंदर और फिर समझते नहीं है, और बस मैदान का नाम रट लिया और जैसे ही क्वेश्चन में आया ऑप्शन ए मिला, उत्तर का विशाल मैदान टिक कर दिया, है ना, गलत हो गया, चले गए हम हजारों से पीछे। इसलिए गलत नहीं करना है। और देखते हैं वापिस आकर, तो ये तो आंसर था ना, ये ऊपरी ऊपर था, जहां भौतिक प्रदेश शुरू रहा वही इसका आंसर था। हमने पूरा भौतिक प्रदेश पढ़ डाला और हम गलत करके आ गए, तो ऐसा नहीं करना आपको। अब देखिए, अब हम लेते हैं एक एक भौतिक प्रदेश। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिमालय पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला। सबसे पहले हम सिर्फ मैप के अंदर ड्रॉ करेंगे इसको, बाद में हम विस्तार से पढ़ेंगे इसको, ऐसे अच्छे से समझ में आता है। पहला जो हमारा भौतिक प्रदेश है वो है हिमालय पर्वतमाला। ठीक है, कौन सा है, हिमालय पर्वतमाला। बात समझ में आ गई। अब देखिए हिमालय पर्वतमाला की यदि हम बात करें तो यहां ये हम लेते हैं, सिर्फ हमें उत्तर भारत से मतलब है, इसलिए हम उत्तर भारत का मैप बना रहे हैं हम। ठीक है, उत्तर भारत का मैप बना रहे हैं। उत्तर भारत को हमने देखा भी है अलग अलग मैप बना के, कहां पे, जब हमने इसको पढ़ा है सामान्य परिचय के अंदर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। एक मिनट, चलिए हिमालय पर्वतमाला। तो हिमालय पर्वतमाला की यदि हम बात करें, एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये उत्तर भारत है, यहां हमने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, फिर यहाँ नेपाल, सिक्किम, यहाँ भूटान, फिर उधर अरुणाचल प्रदेश, ऊपर हमने तिब्बत पढ़ा था। यही सारा का सारा हिमालय फैला हुआ है। यदि हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे भारत के ऊपर कि भारत में ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, भारत में इसका विस्तार कहां है, भारत में इसकी कौन कौन सी चोटियां पाई जाती हैं, हम केवल और केवल भारत की बात करेंगे। तो देखिए भारत के अंदर है, यहां पर यदि हम सबसे पहले इधर से चलते हैं जहां से इसकी शुरुआत होती है, तो यहां एक पर्वत श्रेणी है पीओके के अंदर, और उसका नाम है काराकोरम। क्या नाम है, काराकोरम। काराकोरम पर्वत श्रेणी है ये, काराकोरम पर्वत श्रेणी। एक इसके नीचे पर्वत श्रेणी है और उसका नाम है
लद्दाख पर्वत श्रेणी। कौन सी? लद्दाख पर्वत श्रेणी। ये दो श्रेणी है, एक काराकोरम श्रेणी है और एक लद्दाख श्रेणी है। ये दोनों जो श्रेणियां हैं ये किसका भाग है? ये ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका है? ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, तो हम जब हिमालय का वर्गीकरण पढ़ेंगे वहां हम एक पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। एक बात ध्यान रखना, ट्रांस हिमालय है वो हिमालय का हिस्सा नहीं है। मतलब जब हिमालय का निर्माण हुआ उससे पहले ही ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था, लेकिन हम इसको साथ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये हिमालय के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम हिमालय के साथ पढ़ते हैं। ध्यान रखना, ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा नहीं है। ठीक, कथन में आ सकता है ये, क्योंकि इसका निर्माण बहुत पहले हो चुका था। तो ट्रांस हिमालय में दो श्रेणियां हैं, एक काराकोरम श्रेणी, एक लद्दाख श्रेणी। हम इन दोनों श्रेणियों पे फोकस करेंगे ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। ठीक है ना। फिर यहां देखिए, यहां एक पर्वत है और उस पर्वत का नाम है नंगा पर्वत। पीओके के अंदर है ये नंगा पर्वत। यहां से एक पर्वत श्रेणी शुरू होती है और यहां एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है जास्कर। ये भी जम्मू कश्मीर में है। फिर ये इधर नेपाल के अंदर, कुछ हिस्सा तिब्बत के अंदर, फिर बाद में यहाँ पे सिक्किम के अंदर और फिर तिब्बत और यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक। यहाँ एक पर्वत श्रेणी फैली हुई है और ये फैली हुई है नामचा बरुआ पर्वत तक। कौन सा? नामचा बरुआ पर्वत तक। और ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये जो पर्वत श्रेणी है, ये जो हिमालय का हिस्सा है, ये है महान हिमालय। कौन सा? महान हिमालय। ठीक है। हिमालय की जो तीन श्रेणियां हैं, चौथी श्रेणी ट्रांस हिमालय, इसको हम हिमालय में शामिल नहीं करते हैं। इन तीनों श्रेणियों का निर्माण कैसे हुआ उसकी चर्चा हम आगे करते हैं अभी। तो ट्रांस हिमालय है जिसमें काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी पढ़ेंगे हम, जबकि महान हिमालय शुरू होता है नंगा पर्वत से लेकर, फिर एक पर्वत श्रेणी आती है जास्कर, यहाँ सिक्किम के अंदर एक चोटी है कंचनजंगा, फिर नामचा बरुआ पर्वत तक ये फैला हुआ है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थर्ड होगा हमारा, ये होगा मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय। मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय। मध्य हिमालय के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? एक यहां हम पढ़ेंगे पीर पंजाल। क्या पढ़ेंगे? पीर पंजाल श्रेणी। एक पीर पंजाल पढ़ेंगे। एक हम यहां पढ़ेंगे धौलाधर श्रेणी। कौन सी? धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी, पीर पंजाल, धौलाधर। एक हम यहां पढ़ेंगे कुमायूं। कुमायूं, उससे पहले एक यहां पढ़ेंगे हमें, यहां स्पेस नहीं है इसलिए नीचे बना रहा हूं मैं, नागटिबा। कौन सी? नागटिबा, है ना। इधर से क्रम से चल रहे हैं हम, क्योंकि क्रम बहुत बार पूछा हुआ है इन पर्वत श्रेणियों का, ध्यान रखना। ये मध्य हिमालय के अंदर एक पीर पंजाल, फिर धौलाधर, फिर नागटिबा, फिर कुमायूं, फिर कुमायूं, फिर इधर कुमायूं, इसका ही विस्तार है यहाँ नेपाल के अंदर महाभारत। महाभारत श्रेणी, ये भी हिस्सा किसका है? ये भी मध्य हिमालय का है। तो मध्य हिमालय की प्रमुख जो पर्वत श्रेणियां पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिबा, कुमायूं, महाभारत, ये सारी की सारी मध्य हिमालय के अंतर्गत आती है। चौथी लास्ट है वो है शिवालिका या फिर उप हिमालय। उप हिमालय, शिवालिका या उप हिमालय। इसके अंदर देखिए एक तो आती है जम्मू की पहाड़ियां, नाम से दिख रहा है जम्मू की पहाड़ियां। एक जम्मू की पहाड़ियां आती हैं। कौन सी? जम्मू की पहाड़ियां। तो एक जम्मू की पहाड़ियां आती हैं। फिर आगे यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे एक शिवालिक, शिवालिका नहीं शिवालिक, अभी हम समझेंगे शिवालिक और शिवालिका में अंतर। शिवालिक, है ना। और फिर यहाँ पे नेपाल में ही इसी की ईसा है चूरिया मूरिया। कौन सी? चूरिया मूरिया। और फिर लास्ट में यहाँ जो पूर्वी हिमालय हम पढ़ते हैं, यहाँ पर ये जो पूर्वी हिमालय हम पढ़ते हैं वो भी हिस्सा किसका है? उप हिमालय का है। पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय। तो हम इन चार पर्वत श्रेणियों के बारे में, हम इन चार श्रेणियों के बारे में हम पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय जिसके अंदर काराकोरम और लद्दाख, महान हिमालय नंगा पर्वत से शुरू होता है, जास्कर पर्वत श्रेणी आती है बीच में, कंचनजंगा सिक्किम की पहाड़ियां मान लीजिए, फिर नामचा बरुआ पर्वत तक।
फिर मध्य हिमालय में पीर पंजाब, धौलाधर, नागटिब्बा, कुमायूं, महाभारत। उसके बाद शिवालिक हिमालय में हम पढ़ेंगे जम्मू की पहाड़ियां, शिवालिक चूरिया मुरिया, पूर्वी हिमालय। तो ये पूरा का पूरा हम यहाँ पढ़ने वाले हैं एक एक करके। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, चलो इसको मिटा रहा हूं। चलिए अब देखिए हम बात कर रहे हैं एक एक पॉइंट की। सबसे पहले हम बात करते हैं तो वो बात करते हैं हम विस्तार की, कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है। हम केवल और केवल आपको बता दिया, हम सिर्फ और सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं, तो हम भारत के विस्तार की ही बात करेंगे। तो इसका जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है। इसका विस्तार है नंगा पर्वत से। कहां से? नंगा पर्वत से। और ये नंगा पर्वत वर्तमान में पड़ता है पीओके में। ठीक है, पीओके में। और इसकी जो ऊंचाई है वो 8126 मीटर है। कितनी है? 8126 मीटर है। यहां से ये शुरू होता है और कहां तक जाता है? तो ये जाता है नामचा बरुआ पर्वत तक। नामचा बरुआ पर्वत। नामचा बरुआ पर्वत है कहां पे? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, जहां सर्वप्रथम सूर्योदय होता है, नामचा बरुआ पर्वत तक। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7756 मीटर। 7756, कुछ जगह 7757 मीटर दे रखा है। तो देखिए, यानी हिमालय के विस्तार की हम बात करें तो हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ पर्वत तक है। ये तो इसका विस्तार है। अब देखिए, हम यदि इसके आकार की बात करें कि इसका आकार कैसा है हिमालय का, तो देखिए इसका आकार है चापाकार या फिर धनुषाकार। चापाकार या धनुषाकार। देखिए, जब प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हम पढ़ेंगे तो वहां प्लेटों की गति हमेशा चाप के रूप में होती है। ठीक है ना। और ये हिमालय का जो निर्माण है वो भी किससे हुआ है? इसी प्लेट विवर्तनिक की सिद्धांत के आधार पे हुआ है। तो यहां पर इसका आकार चापाकार या धनुषाकार होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन ये उठता होगा कि चापाकार या धनुषाकार कैसे हुआ? ये नंगा पर्वत है इधर और फिर ये नामचा बरुआ पर्वत है, तो इसका आकार ये तो सीधी लाइन में है। चापाकार तो ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये विस्तार केवल और केवल भारत के अंदर है। पूरे के पूरे विस्तार को यदि हम समझने का प्रयास करें तो देखिए ये चापाकार कैसे है या फिर धनुषाकार कैसे है। तो देखिए, जैसे हमने अभी क्या पढ़ा, हमने अभी ये पढ़ा कि यहाँ एक पर्वत है जहां से भारत में इसका विस्तार शुरू होता है और उस पर्वत का नाम है नंगा पर्वत और ये पीओके के अंदर है। यहां से इसका विस्तार होता है और फिर इसका विस्तार यहां तक, इधर से ये ज्यादा चौड़ा है, ठीक है ना, इधर कम चौड़ाई है। और यहां लास्ट में एक पर्वत हमने पढ़ा नामचा बरुआ पर्वत, नामचा बरुआ पर्वत, ठीक है ना। लेकिन देखिए, यदि हम इधर जाएंगे तो इधर यहाँ पे पाकिस्तान में दो पर्वत श्रेणियां हैं, एक सुलेमान, कौन सी? सुलेमान, ये इसी हिसाब से है, और एक है किरथर, कौन सी? किरथर। ये दोनों कहाँ है? ये दोनों उस देश में है जिसका हम नाम नहीं लेना चाहते, सुलेमान, किरथर, ठीक है ना। तो इसका आकार ऐसा है, इधर ये निकली हुई है पर्वत श्रेणियां, किस साइड में? पश्चिमी साइड में। जबकि पूर्वी साइड में हम चलते हैं तो इधर देखिए, इधर हम चलते हैं, इधर एक पर्वत इस तरह से है, पूर्वी हिमालय के आगे भारत और म्यांमार की सीमा बनाते हैं। हम पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ये मुख्य रूप से ये पर्वत है, ये म्यांमार में है, अराकान योमा। कौन सा? अराकान योमा, ये म्यांमार में है। ये अराकान योमा इस हिमालय का ही भाग है, लेकिन हम इतनी चर्चा इसलिए नहीं करते क्योंकि इसका विस्तार म्यांमार के अंदर है। अब देखिए आप, अब ये आकार अब चलिए इस आकार पे, ये आकार कैसा है? धनुषाकार है कि नहीं है? एक चाप के रूप में है कि नहीं है ये आकार, ठीक है ना। इसलिए हिमालय का आकार चापाकार या धनुषाकार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम सिर्फ इस रेखा के रूप में पढ़ लेते हैं, लेकिन पूरे हिमालय की बात करें
तो इधर ये सुलेमान किर्थर यहां तक पाकिस्तान में, उधर म्यांमार तक अराकान योमा के रूप में फैला हुआ है, इसलिए इसका आकार कैसा है, चापाकार। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहोगी? तो सबसे पहले हमने बात की इसके विस्तार की, उसके बाद हमने इसके आकार की। अब देखिए हम बात करते हैं इसकी लंबाई की। यदि भारत में हम इसके लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है वो है 2400 किलोमीटर। कितनी? 2400 किलोमीटर। जबकि चौड़ाई की बात करें हम, इसकी चौड़ाई पश्चिम में ज्यादा है, पश्चिम में ज्यादा है, और पश्चिम में लगभग इसकी चौड़ाई है वो 480 किलोमीटर है। जबकि पूर्व में इसकी जो चौड़ाई है वो केवल और केवल लगभग 135 किलोमीटर है। अर्थात हमारा स्टेटमेंट भी बन सकता है कि हिमालय पश्चिम में अधिक चौड़ा है जबकि पूर्व में कम चौड़ा है। तो ये हमारा कथन सही है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई है वो 480 किलोमीटर, पूर्व में इसकी चौड़ाई 135 किलोमीटर है। इसका कारण क्या है? इधर कम चौड़ाई है, इसका कारण क्या है? मेन क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, तो देखिए यदि हम इसको समझने का प्रयास करें थोड़ा सा कि इधर इसकी चौड़ाई कम क्यों है, यानी यही तो है कि यानी इधर ये चौड़ाई कम है, इधर ये चौड़ाई ज्यादा है। तो हम देखते हैं कि हिमालय का निर्माण है वो प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार हुआ है कि यहां नीचे एक प्लेट है, और वो प्लेट कौन सी है? भारतीय प्लेट, भारतीय इंडियन शील्ड, भारतीय प्लेट। नीचे यहां भारतीय प्लेट है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। देखिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत को अलग से पढ़ेंगे तब एकदम समझ में आ जाएगा। अभी हम उस टॉपिक को इतना नहीं छेड़ रहे हैं क्योंकि वो पूरा एक पीरियड है। यहाँ भारतीय प्लेट है, ऊपर एक प्लेट है जिसका नाम है यूरेशियन प्लेट। कौन सी? यूरेशियन प्लेट। ये अंगारा लैंड का भाग है। आपको पता है अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड से हल्का है, जबकि गोंडवाना लैंड है वो भारी है। तो भारतीय प्लेट है वो इस यूरेशियन प्लेट की बजाय भारी होगी। ठीक है ना। बीच में यहाँ ये क्या है? तो ये है टेथीस सागर। ये क्या है? टेथीस सागर, टेथीस सागर। अब देखिए जब दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती हैं तो ये जो इंडियन शील्ड है ये किसका भाग है? ये अफ्रीकन प्लेट का भाग है। ये अफ्रीकन प्लेट से टूटती हुई, मतलब इस दिशा में ये गति करती है, इस दिशा में ये गति करती है, उत्तर पूर्व में ये गति करती है, इसलिए ये गति करती है इधर। अब यहां इस प्लेट का क्षेपण होगा, क्षेपण का मतलब ये अंदर की ओर जाएगी, किसके सहारे? यूरेशियन प्लेट के सहारे। देखिए इसको समझना थोड़ा सा, चलो किस प्रकार क्षेपण होगा कि जैसे दो प्लेटें हैं, है ना, ये दोनों महाद्वीपीय प्लेटें हैं मान लीजिए, ठीक है ना। गति होती है वो महाद्वीपीय और महासागरीय की भी हो सकती है, महासागरीय महासागरीय की और महाद्वीपीय महाद्वीपीय की। ये दोनों महाद्वीपीय प्लेट है, भारतीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट। ये मान लीजिए भारतीय प्लेट है, ये भारतीय प्लेट है, ठीक है। और ये प्लेट कौन सी है? तो ये प्लेट है यूरेशियन प्लेट, ये प्लेट है यूरेशियन प्लेट। ये प्लेट भारी प्लेट है, किसकी तुलना में? यूरेशियन प्लेट की तुलना में। हालांकि महाद्वीपीय प्लेटें महासागरीय प्लेटों की तुलना में भारी होती हैं, सॉरी हल्की होती हैं, लेकिन दोनों महाद्वीपीय प्लेटों की बात करें तो भारतीय प्लेट भारी है जबकि यूरेशियन प्लेट हल्की है। क्यों? क्योंकि भारतीय प्लेट गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और यूरेशियन प्लेट अंगारा लैंड का हिस्सा है। तो जो भारतीय प्लेट है वो इसीलिए भारी है क्योंकि गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड की तुलना में भारी है। जब ये प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती हैं तो इस प्रकार ये गति करती हैं तो भारतीय प्लेट है इसका क्षेपण होगा, मतलब भारी प्लेट का हमेशा क्षेपण होता है। अंदर कौन सी प्लेट जाती है? भारी प्लेट जाती है हल्की प्लेट की तुलना में। तो इसका क्षेपण यहां हो रहा है, इसका क्षेपण यहां हो रहा है, तो ये अंदर तक चली गई गहरी, ठीक है ना। इसलिए क्या हो गया? इसका विस्तार कम हो गया जबकि इसका विस्तार अधिक हो गया। यही मुख्य कारण है कि भारतीय प्लेट का क्षेपण हो रहा है यूरेशियन प्लेट के सहारे। इसी के कारण है पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई कम है, पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई अधिक है। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये तो ये कारण समझ में आ गया होगा शायद। बाकी प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत हम जब पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से और समझा देंगे। एक बार सिर्फ इतना ही याद कर लेना, इसी लाइन को याद कर लेना, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं कि उत्पत्ति की बात करते हैं, हिमालय के उत्पत्ति की बात करते हैं। हिमालय की उत्पत्ति, पसीना बहुत ही ज्यादा है।
तो देखिए हिमालय की यदि हम उत्पत्ति की बात करते हैं तो यहां पर जैसे हमने अभी यहां पे देखा कि ये जो प्लेटें हैं, नीचे एक प्लेट, नीचे से जो भारतीय प्लेट है, ऊपर से यूरेशियन प्लेट है, ये दोनों प्लेट जब आपस में टकराते हैं तो इस प्लेट का क्षेपण होता है, ठीक है ना। तो फिर इसमें ये होता है कि जब दो प्लेटें इस प्रकार गति करती हैं, भारी प्लेट जब नीचे जाती है तो हल्की प्लेट के सहारे, तो यहां पे क्या होता है, संपीड़न बल लगता है, और जब इसके अंदर उत्थान होता है तो ऊपर एक पर्वत श्रेणी बनती है। तो पहले यहां एक पर्वत श्रेणी बनी, फिर बाद में दोबारा संपीड़न बल कार्य किया, फिर उत्थान हुआ, फिर यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी बनी, फिर दोबारा उत्थान हुआ, फिर यहाँ एक पर्वत श्रेणी बनी। इस प्रकार तीन क्रमिक रूप से संपीड़नात्मक बल के कारण तीन श्रेणियां विकसित हुई, और वो तीन श्रेणी कौन सी हैं? एक महान हिमालय है जो सबसे पहले बनी, एक महान हिमालय है, एक फिर उसके बाद में लघु या मध्य हिमालय है जो इसके बाद बना, और फिर लास्ट में उप हिमालय है, 3 नंबर पे उप हिमालय है, ठीक है ना। जबकि ट्रांस हिमालय के बारे में आपको समझा चुके हैं कि उसका निर्माण है वो हिमालय के साथ नहीं हुआ, उससे पहले ही हो चुका है। चौथी श्रेणी उसको हम हालांकि इसके साथ पढ़ते हैं। तो तीन क्रमिक संपीड़नात्मक बल के कारण इन तीन श्रेणियों का विकास हुआ, महान हिमालय, लघु हिमालय, उप हिमालय, ठीक है। इनके बारे में ही हमें पढ़ने वाले हैं। अब देखिए आगे चलते हैं हम हिमालय की विशेषताओं में। हिमालय की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। हिमालय की विशेषताएं, हिमालय की विशेषताएं, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं यहाँ पे, उनका उत्तर देना, वही हिमालय की विशेषताएं है। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि ये किस काल की हिमालय है, वो कौन से काल का है। दूसरा हमारा जो प्रश्न है कि हिमालय का पालनहार किसे कहा जाता है, मतलब हिमालय को पालने वाला, हिमालय का पालनहार किसे कहा जाता है। तीसरा, हमेशा जो पर्वतारोही होते हैं, पर्वत पर चढ़ने वाले हैं, वो हमेशा उत्तर की तरफ से ही क्यों चढ़ते हैं, भारत की ओर से क्यों नहीं चढ़ते। एक कि हमेशा नदियां दक्षिण में ही क्यों निकलती हैं, ठीक है ना। मतलब कौन से काल का है हिमालय, हिमालय का पालनहार किसे कहा जाता है, हिमालय पर जो पर्वतारोही होते हैं वो हमेशा उत्तर की ओर ही क्यों चढ़ते हैं, हिमालय में जो नदियां हैं वो दक्षिण की ओर ही क्यों निकलती हैं, ठीक है। तो ये इन क्वेश्चनों के जवाब दे दो आप, वो हिमालय की विशेषताएं हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिमालय कौन से क्रम का है, तो कौन से क्रम का है, ये अल्पाइन क्रम का है। कौन से क्रम का है, तो ये अल्पाइन क्रम का है, ठीक है ना। बाकी ये क्रम हम पढ़ेंगे बाद में अलग से। हिमालय का पालनहार किसे कहा जाता है, हिमालय का पालनहार कहा जाता है टेथिस सागर को। किसको कहा जाता है, टेथिस सागर को। हमने अभी बात की थी कि भारतीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट दोनों टकराई और बीच में किसका अवसाद था, तो वो था टेथिस सागर का, वहीं हिमालय की उत्पत्ति हुई थी उसी क्षेत्र में। तो हिमालय का पालनहार हमेशा ध्यान रखना टेथिस सागर को कहा जाता है। पर्वतारोही उत्तर की ओर से क्यों चढ़ते हैं, क्योंकि उत्तर की ओर इसका जो ढाल है वो एकदम मंद है, इसलिए उत्तर की ओर से चढ़ना पसंद करेंगे। नदियां हमेशा हिमालय के दक्षिण से ही क्यों निकलती हैं, क्योंकि इधर इसका ढाल है वो बहुत ही तीव्र है, इसलिए नदियां हमेशा दक्षिण की ओर निकलती हैं। एक देखिए यदि हम विवर्तनिक क्रिया की बात करें, प्लेट टेक्टोनिक की बात करें, तो ये सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है विश्व की। विश्व का सर्वोच्च पर्वतमाला है, सबसे ऊंचा पर्वतमाला है तो वो हिमालय है, ठीक है ना। वलित पर्वतमाला है, फोल्डिंग है ये, ठीक है ना। युवा पर्वतमाला है ये, है ना, ये भी इसकी विशेषताएं हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं हिमालय की, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए अब हम पढ़ते हैं जो 4 श्रेणियां हमने हिमालय की दी थी उनके बारे में, ठीक है। देखिए 4 श्रेणियों की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ट्रांस हिमालय को। किसको, ट्रांस हिमालय को। ट्रांस हिमालय की यदि हम बात करते हैं सबसे पहले, तो जैसे अभी हमने पढ़ा था कि यहां ये उत्तर भारत है, ठीक है। यहां हमने एक पीओके के अंदर एक
श्रेणी देखी थी काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। तो देखिए पूछ लेंगे काराकोरम श्रेणी निम्न में से किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का, महान हिमालय का, मध्य हिमालय का, शिवालिक का। तो आपका आंसर क्या होगा? ट्रांस हिमालय का। ये जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है इसे कहते हैं उच्च एशिया, उच्च एशिया या फिर मध्य एशिया की रीढ़, मध्य एशिया की रीढ़, मध्य एशिया की रीढ़। पूछ लेंगे उच्च एशिया या मध्य एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है काराकोरम श्रेणी। ठीक है ना? काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया या मध्य एशिया की रीढ़ क्यों कहा जाता है उसकी चर्चा हम उधर करने वाले हैं। पहले हम इनके काराकोरम श्रेणी की जो अन्य बातें हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक देखिए महाभारत के अंदर, महाभारत जो ग्रंथ है इस ग्रंथ के अंदर इसे कहा गया है कृष्णगिरी। क्या कहा गया है? कृष्णगिरी। पूछ लेंगे कि महाभारत में काराकोरम श्रेणी को क्या कहा गया है? कृष्णगिरी कहा गया है। ठीक है, एक यहां चोटी है, एक है ना काराकोरम श्रेणी के अंदर, पीओके के अंदर, और उस चोटी का नाम है K2 और इसी का ही दूसरा नाम है गोडविन ऑस्टिन। क्या नाम है? गोडविन ऑस्टिन। ये गोडविन ऑस्टिन अलग अलग नहीं है, गोडविन ऑस्टिन K2 को ही कहते हैं। ये पाक अधिकृत कश्मीर में है और इसकी ऊंचाई है वो 8611 मीटर है ना? और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो K2 है। देखिए वैसे ये पीओके के अंदर है लेकिन हम पीओके को अपना ही क्षेत्र मानते हैं। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, जबकि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है। बात समझ में आ गई? देखिए इधर एक तो है भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी की यदि बात करें तो वो तो कौन सी है? K2 या गोडविन ऑस्टिन। जबकि एक है भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, वो ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है कंचनजंगा। कौन सी? ये सिक्किम में है कंचनजंगा। दोनों में फर्क है, ध्यान रखना ये, है ना? ये पीओके में पड़ता है, पीओके में। यहां तक बात क्लियर होगी? तो ट्रांस हिमालय का एक श्रेणी है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया या मध्य एशिया की रीढ़ कहते हैं। क्यों कहते हैं उसकी चर्चा अभी करते हैं। महाभारत में काराकोरम श्रेणी को कृष्णगिरी कहा गया है। इसकी सबसे ऊंची चोटी K2 या गोडविन ऑस्टिन है जो भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जबकि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो कंचनजंगा है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं कि इसे चलो मिटा रहा हूं। देखिए अभी हमने पढ़ा कि उच्च एशिया की रीढ़, उच्च एशिया मतलब एशिया का वह भाग जो ऊंचा है अन्य की तुलना में। मध्य एशिया का मतलब समझते ही हो, मध्य एशिया का ही वह भाग है जो अन्य भाग की तुलना में ऊंचा है। इसकी रीढ़ किसे कहते हैं? काराकोरम श्रेणी को। कैसे कहते हैं? देखिए इधर ये है काराकोरम पर्वत श्रेणी, है ना? काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। इसके इधर चलते हैं हम, ठीक है ना? तो यहां देखिए एक पठार है जिसका नाम सुना होगा आपने, पामीर का पठार। कौन सा? पामीर का पठार। इसके आगे एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है टीनशान। आपने सुना होगा टीनशान या टीनशान। फिर आगे चलते हैं तो फिर एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है खिम्बान। क्या नाम है? खिम्बान। फिर आगे एक पर्वत श्रेणी है साइबेरिया के अंदर, एक नाम सुना होगा आपने, बरखोयान्स्क, बरखोनियास्क, है ना? ये नाम बहुत बार सुना है, बताना इसके बारे में कमेंट करके। बरखोयान्स्क साइबेरिया के अंदर, ये पामीर का पठार, इधर टीनशान पर्वत श्रेणी, इधर खिम्बान और इधर बरखोयान्स्क। इधर हम आते हैं ना, इधर यहाँ पे इधर आते हैं तो यहाँ एक पर्वत है जिसका नाम है हिंदू कुश।
जो मुख्य रूप से अफगानिस्तान में फैला हुआ है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है। फिर ईरान का यहाँ एक पर्वत है जाग्रोस पर्वत, तो ये इसके उत्तर में इस तरह से फैला हुआ है। जबकि इसके नीचे हमने अभी यहां पढ़ा है कि ये हिमालय है, ये क्या है, हिमालय है, मध्य हिमालय, महान हिमालय। और इधर हमने पढ़ा था सुलेमान नीचे फिर किर्थर, और उधर हमने पढ़ा था अराकान योमा। इनके बीच में है ये एक रीढ़ की हड्डी की तरह है, इसलिए इसे कहते हैं उच्च एशिया या मध्य एशिया की रीढ़, है ना। इसके उत्तर में पामीर का पठार के इधर टिनसान, खिम्बान, बर्कोयांस्क पर्वत श्रेणी, इधर फिर हिंदू कुश, जाग्रोस, दक्षिण में इसके हिमालय, और इधर फिर पूर्वी हिमालय। उसके नीचे चलते हैं तो अराकान योमा, इधर सुलेमान और किर्थर। इसीलिए हम उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी को। काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी K2, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। दूसरी जो ट्रांस हिमालय की श्रेणी है वो है लद्दाख। कौन सी है? लद्दाख श्रेणी। ये दूसरी श्रेणी है लद्दाख श्रेणी, ठीक है ना, लद्दाख श्रेणी। ये लद्दाख श्रेणी किस प्रकार है, जैसे हम बात करते हैं कि ये यहाँ पे काराकोरम श्रेणी है, ये काराकोरम श्रेणी है, तो यहाँ है एक श्रेणी और इसका नाम क्या है, लद्दाख श्रेणी, ठीक है ना। ये जो लद्दाख श्रेणी है इसकी भी एक चोटी है पीओके के अंदर ही, जिसका नाम है राकापोस। क्या नाम है? राकापोस। मैं यहां लिख रहा हूं राकापोस। ये लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है राकापोस। कौन सी? राकापोस। इसका ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली जो चोटी है वो है राकापोस। और राकापोस कौन सी श्रेणी की है? तो लद्दाख श्रेणी की। ऊपर काराकोरम श्रेणी में K2 पढ़ा और नीचे फिर लद्दाख में हमने पढ़ा राकापोस को। इनके बीच में एक यहां पठार है, इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में, ठीक है ना। किस किस के? काराकोरम के और लद्दाख के। यहां एक पठार है और उस पठार का नाम है लद्दाख का पठार। कौन सा? लद्दाख का पठार। और इसकी ऊंचाई है 5400 मीटर। कितनी? 5400 मीटर। और ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है, भारत का सबसे ऊंचा पठार। तो भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वो है लद्दाख का पठार। तो तीन चीज ध्यान रखना, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 काराकोरम में, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोस लद्दाख श्रेणी में, और भारत का सबसे ऊंचा पठार है वो लद्दाख का पठार है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। इसके आगे जो श्रेणियां बच गई उनके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। ओके, धन्यवाद।